Hello everyone, welcome back in this video. So, हाँ in this video we'll start with new concepts. Last video में हमने illustration 4 complete किया था. Provision for doubtful debts का concept है, bad debts का concept था. काफ़ी important concept है. सिर्फ अभी ही नहीं, आपको आगे के भी काफ़ी सारी जगह पे ये concept बहुत काम आता है. बहुत बच्चों को confusion होता है, तो इसलिए कोई भी डाउट हो तो आप अभी ही क्लियर कर लो, आपको काफ़ी काम आएगा. अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री था वो था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. ठीक है, अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डिस्काउंट, देखो आपको एक चीज़ से समझ आया होगा कि आप हमेशा खर्चे का ही प्रोविजन करोगे, आप इनकम्स का प्रोविजन नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि जो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है, बोलता है एवरी एक्सपेक्टेड लॉसेज एंड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्यूचर का, बट प्रॉफिट्स एंड गेन्स शुड बी इग्नोर्ड. राइट. तो आप जो डिस्काउंट का यहाँ बात कर रहे हो वो खर्चे का बात करो कि आपको फ्यूचर में आपको मालूम है कि आप डिस्काउंट दोगे, कितने रुपए का दोगे आपको नहीं पता, तो इसीलिए आप आज ही प्रॉफिट से एक हिस्सा निकाल कर साइड रख देते हो कि अगर डिस्काउंट देना हुआ तो हम उससे दे देंगे. ठीक है. अब इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, इसका आप जर्नल एंट्री करते हो ऐसे. मुझे 2-3 बच्चों ने कमेंट कर दिया है राइटिंग के लिए, तो अब मैं राइटिंग इम्प्रूव करूँगी. ठीक है ना. आप जब प्रोविजन की एंट्री करोगे तो क्या होगा, आप प्रॉफिट से कुछ हिस्सा निकाल रहे हो तो आपका पीएनएल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और ये जो प्रोविजन अकाउंट है ये आप कर दोगे क्रेडिट. ठीक है. ठीक है. तो अब ये आपका जर्नल एंट्री हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. ठीक है. अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा. अब आप एक चीज़ देखो, पहली बात तो आपका इसका जो इफेक्ट है, इसके पहले का भी एक जर्नल एंट्री यहाँ पे दिखाया क्या ना नहीं. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस में अपना डेबिट साइड पे दिखाएंगे प्रोविजन 40,000 का, क्योंकि मेरा पीएनएल तो डेबिट हो रहा है यहाँ पर, और अमाउंट इन्होंने रैंडम अमाउंट लिया है. ठीक है. और क्रेडिट साइड में अब ये जो प्रोविजन है ना, ये मेरा असल में क्या है, प्रॉफिट से निकला हुआ एक हिस्सा है, तो उसे हम बैलेंस शीट में जनरली लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं. जो भी क्रेडिट बैलेंसेस होता है वो हमेशा लाइबिलिटी साइड जाता है. बट ये सिंस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपके डेटर्स से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, हम डेटर्स डेबिट साइड पे माइनस करके इस अमाउंट को दिखाएंगे. माइनस करके क्यों दिखाएंगे, क्योंकि देखो आप एसेट साइड दिखा रहे हो, बट एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट. आपका ये प्रोविजन का बैलेंस क्या है, उसका बैलेंस है आपका क्रेडिट. अगर आप ऑपोजिट बैलेंस दिखाओगे तब क्या करोगे, माइनस करके दिखाओगे. इस वजह से यहाँ पे इन्होंने माइनस करके डेटर्स से अमाउंट प्रेजेंट किया है. सेकेंड थिंग, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में जो हमने देखा था ना, वो भी हम यहाँ पर माइनस करके ही दिखाएंगे. ठीक है, ये समझ आया. नेक्स्ट क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अब ये क्या होता है, आप जब नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो आप अपने एसेट की वैल्यू कम करते हो. बट इन केस अगर आप एसेट की वैल्यू कम नहीं करना चाहते हो तो उस केस में हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट करते हैं. उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन का जो खर्चा है उसको इंस्टेड ऑफ एसेट एक अलग से प्रोविजन बनाते हैं और उस पर ट्रांसफर करते हैं. तो उसकी सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या होती है, आप वो देखो. जो जर्नल एंट्री होती है वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन, और दूसरी एंट्री होती है पीएनएल टू हाँ. ये मुझे कन्फ्यूजन सा होगा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दोनों चीज़ दिया, पता नहीं. दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन. रुको.
यहाँ पे हम दूसरी एंट्री करेंगे PNL टू डेप्रीसिएशन। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, हाँ ये जो एंट्री इन्होंने किया है प्रोविजन क्रेडिट किया है, इसका कोई सेंस तो सच नहीं लग रहा है मुझे समझाना। आप ये देखो, पहले आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करोगे, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, और फिर दूसरे केस में क्या करोगे, उस प्रॉफिट एंड लॉस से डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन आपसे कहेगा कि आपको प्रोविजन बनाना है तो आप उस केस में कैसे एंट्री दिखाओगे, पहली बात तो आप डेप्रिसिएशन की एंट्री दिखाओगे, ये 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, और सेकेंड एंट्री आप क्या करोगे, आप अपने असेट पे जाके इस प्रोविजन को माइनस करके दिखाओगे। क्यों? क्योंकि कायदे से आपका असेट का वैल्यू कम होना चाहिए था, बट हमने वो प्रेजेंटेशन के लिए नहीं किया, हमने एक अलग से लेजर पे उसका बैलेंस को डाला है। किस अकाउंट में? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में। उसका प्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, जो मेरा असेट्स होगा, असेट्स अपना नॉर्मल जो वैल्यू है वो दिखाएंगे और नीचे दिखा देंगे कि इतना प्रोविजन है मेरा स्पेसिफिकली। अब सिंस असेट का बैलेंस क्या होता है मेरा, डेबिट, प्रोविजन का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इन दोनों को माइनस करके फिर हम अपना अमाउंट प्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद अब नेक्स्ट क्या कहते हैं अदर प्रोविजंस में, कि आप आगे कोई भी प्रोविजन बनाओ। ये तो हमने कुछ कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन समझे, जैसे कि क्या क्या नाम था याद करो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, दूसरा हमने देखा था प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, तीसरा हमने देखा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आपको कोई भी दूसरा प्रोविजन बनाना है तो उसकी भी एंट्री आप ऐसे ही करोगे। कैसे दिखाओगे, PNL टू प्रोविजन, और उस केस में क्या होगा, आपका PNL में डेबिट साइड पे वो अमाउंट जाएगा, और द सेकेंड थिंग इज आपका जो प्रोविजन का लेजर है उस पर क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, राइट। तो अगर उसके लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक असेट है, जैसे कि हमने डेटर्स देखा था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के लिए, डिस्काउंट के लिए भी हमने डेटर्स ही देखा था, फिर डेप्रिसिएशन के लिए हमने मशीनरी सब देखा, तो वैसे अगर कोई स्पेसिफिक असेट है तो इस प्रोविजन को उस असेट से माइनस कर दो। बट इफ अगर आपके पास कोई असेट नहीं है तो फिर आप इस प्रोविजन को कहाँ दिखाओगे, इस प्रोविजन को दिखाएंगे तो हम बैलेंस शीट में ही, ठीक है, बट बैलेंस शीट में कहाँ पे दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये समझ आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, ट्रांसफर्स इन्वॉल्विंग करेक्शन ऑफ एरर्स। अब ये आपका एक बस आपको एक ओवरव्यू देने के लिए क्या कहता है, एक सिर्फ एक शॉर्ट ब्रीफिंग देके क्या कह रहा है कि अगर आपको कुछ भी कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करना है, मतलब आपको कुछ भी एंट्री पास करनी है, कोई भी करेक्शन की, कोई भी रेक्टिफिकेशन या किसी की भी एंट्री पास करनी है, या आप कोई भी जर्नल एंट्री पास करोगे या कोई भी इवेंट रिकॉर्ड करोगे, हमेशा ध्यान रखना दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। जब भी आप एडजस्टमेंट्स डाल रहे हो तब हमेशा ध्यान रखना कि हर एक एंट्री का दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे हमेशा उसका दो जगह इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद दूसरा क्या कहते हैं कि जो करेक्शन ऑफ एरर्स आप जो भी करते हो वो हम क्या करते हैं, एक सस्पेंस अकाउंट के थ्रू सीधे करते हैं, जैसे कि हमने रेक्टिफिकेशन पे देखा था, या हम एक अपना लेजर ठीक कर लेंगे, या हम सस्पेंस के थ्रू करेंगे, या तो हम PNL एडजस्टमेंट्स बना के करेंगे। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में काफ़ी अच्छे से देखा है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, सर्टेन एडजस्टमेंट्स एंड द ट्रीटमेंट्स। अब ये सारे तो हमने नॉर्मल बेसिक ईयर एंड एंट्रीज देखी थी। क्या क्या एंट्रीज था एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ। काफ़ी सारे एंट्रीज देखे थे हमने। ड्राइंग्स की एंट्री देखी थी, इनकम टैक्स, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स था फिर आपका। इसके बाद जो हमने आज कवर किया प्रोविजन वगैरह की सारी एंट्रीज थी। ठीक है, हाँ प्रोविजन वगैरह की फिर एंट्रीज थी और भाई सारी एंट्रीज थी। ये सब तो आपको नॉर्मल एंट्रीज करना होता है। अब क्या कहता है सेकंड इज कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं कि आपको करने पड़े साल के एंड पे। अब वो एडजस्टमेंट्स का क्या ट्रीटमेंट है क्या नहीं वो सब भी आप समझते जाओ।
सबसे पहले क्या कह रहा है, एबनॉर्मल लॉस ऑफ इन्वेंट्री बाय एक्सीडेंट और फायर। अगर एक्सीडेंट से आपको इन्वेंट्री खराब हो जाता है, फॉर एग्जांपल मिस हैपनिंग हो गया, अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, कुछ भी हो गया, तो उस केस में आप क्या करोगे। अब आप सबसे पहले आप एंट्री करोगे, एंट्री पे क्या होगा, लॉस बाय फायर, आपका खर्चा है, नुकसान है, बढ़ेगा, आप डेबिट करोगे। क्रेडिट में क्या करोगे, आप अपना परचेजेस अकाउंट, या फिर अब सिंस आपको ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट पता है तो ट्रेडिंग अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हो। क्यों कर रहे क्रेडिट, क्योंकि मेरा परचेज जो हुआ था, जो स्टॉक था, वो कम हो गया है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल लिया लॉस बाय फायर टू परचेजेस अकाउंट स्लैश ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट क्या कहता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि एट द लास्ट सारे परचेजेस, सेल्स, सारे इनकम एक्सपेंसेस के हर एक आइटम हमें क्लोज करने ही होते हैं, और परचेज मेरा क्लोज कहाँ पे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लोज होगा, राइट। तो इस वजह से हम यहाँ से परचेज अकाउंट लिखते हैं। अगर परचेजेस का लेजर ओपन है तो, अगर इन केस परचेज का लेजर आपने क्लोज कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस अमाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट पर डाल दो, सिंपल है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज। अब आपको देखो, अब क्या हो रहा है कि आप जब नॉर्मली क्या करते हैं, लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, राइट। तो अगर आपने इंश्योरेंस करवाया है और आपको कोई नुकसान हुआ है तो क्या होगा, आप उस इंश्योरेंस का क्लेम करोगे। जब आप इंश्योरेंस का क्लेम करोगे तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ऑफ कोर्स ज़रूरी नहीं कि इन हैंड इंस्टेंट मिल जाए, हो सकता है बाद में मिले, बट कुछ पैसे मिलते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, वो जो पैसे मिलने वाले इंश्योरेंस कंपनी से, वो तो मेरे लिए एसेट है, राइट। तो वो एसेट बढ़ रहा है आज के डेट में, क्यों, क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, मेरे लिए एसेट क्रिएट हुआ है। जब एसेट क्रिएट होगा तब तक मैं उस एसेट को डेबिट कर दूंगी। तो उन्होंने क्या नाम से डेबिट किया है, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, ठीक है। नाउ अब एक बार ना मैं आपको उसके आगे का एंट्री समझाने से पहले इनकी वैल्यूज भी समझाती हूँ। हुआ क्या है, 6,000 का आपका सामान नुकसान हुआ था, उसमें से 4,500 रुपये आपको इंश्योरेंस कंपनी ने दिए। अब आप एक चीज़ समझो, आपका जो लॉस है वो अगर 6,000 का हुआ, ठीक है, उसमें से रिकवरेबल आपको 4,500 रुपये। तो जो आपको एक्चुअल में, मैं अगर बोलूँ कि आपको एक्चुअल लॉस कितना का हुआ, वो आप क्या बोलोगे, आपको तो सिर्फ 1,500 का लॉस हुआ है, राइट। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे आता है, आपका लॉस 6,000 का हुआ था, आपने 6,000 का एक बार को तो एंट्री बुक किया, लॉस बाय फायर टू ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ उस 6,000 के लॉस में 4,500 का तो आपको पैसे मिल गए, तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को तो डेबिट कर दिया 4,500 रुपये से। वो 6,000 का जो लॉस है, कायदे से उसे तो मुझे क्लोज करना है साल के एंड में, राइट। तो मैं उसे जब क्लोज करना है, आज तो डेबिट बैलेंस है, क्लोज करने के लिए मैं उसे पूरे 6,000 से क्रेडिट कर दूंगी। अब जो बाकी का 1,500 रुपये है, उसको मैं कहाँ डालूँ। मैं क्या कर रही हूँ, आज के डेट में मुझे 6,000 का लॉस हुआ, मैंने पहले 6,000 की लॉस की एंट्री पास की। उसके बाद अब उस 6,000 के लॉस को मुझे क्लोज करना है ईयर एंड पे। तो जब मैं क्लोज कर रही हूँ तो आज के डेट में हुआ क्या है, वो जो 4,500 मुझे कंपनी से मिल जाएंगे, तो 6,000 का लॉस, तो 4,500 उस पर एडजस्ट हो गया, तो बचे अब सिर्फ 1,500 का लॉस जो मुझे क्लोज करना है। अब आप जब भी एक्सपेंसेस या इनकम क्लोज करते हो, कहाँ पे डालोगे, या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये सब जो भी अब नॉर्मल लॉसेस हैं, हमने पढ़ा था कि इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर ट्रांसफर करते हैं। तो जो बचा हुआ 1,500 का अमाउंट है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लियर है। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 4,500 से, क्यों, जितने पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1,500 से, क्यों, क्योंकि ये आपका एक्चुअल लॉस है जो आपको पीएनएल पे रियलाइज करना है। तीसरा 6,000 का लॉस को आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि आप उस लॉस के लेजर को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दूसरा कहता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। अब आपको याद होगा, हमने कहीं तो पढ़ा था, आई गेस जर्नल में पढ़ा था, मुझे ध्यान आ रहा है, या फिर रेक्टिफिकेशन पे कहीं हमने पढ़ा है अप्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट। उस पर क्या होता है कि आप गुड्स कस्टमर को भेज देते हो, आप कहते हो कि अगर आपका बिका है या अगर आपको पसंद आए तो आप रखो, नहीं आए तो फिर आप उसे वापस कर देना,
है ना, ऐसा किया था हमने। तो अब उस पर जब पहली बार हमने सामान भेजा है कस्टमर को, उस केस में हम उसे एक्चुअल में सेल्स रिकॉर्ड करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, अब अगर साल के एंड में स्टिल आपका वो अप्रूव नहीं हुआ है और वो स्टॉक कस्टमर के पास ही है, हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक एंट्री पास करेंगे। अब वो एंट्री क्या पास करेंगे, अब आप देखो, वो स्टॉक तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आ रहा होगा, बट एक्चुअल में तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है ही ना, क्योंकि वो भले ही मेरे पास नहीं हो, किसी और के पास हो, बट वो है तो मेरे दुकान का सामान, राइट। तो अब मुझे जितना कस्टमर के पास सामान भेजा है मैंने, उसका कॉस्ट को स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? अब अगर मैंने कस्टमर को सामान दिया है और मैंने सेल रिकॉर्ड किया, तो इट मीन्स कि उसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होगा ही होगा। ठीक है, तो जब मैं और अपना क्लोजिंग स्टॉक को जब भी मैं रिकॉर्ड करूंगी, तो मैं हमेशा उसे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगी, प्रॉफिट के साथ रिकॉर्ड नहीं करूंगी। समझ आया इतना? थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से बताती हूँ। देखो, सबसे पहला चीज़ क्या है कि हमने सेल गुड्स भेजा है ऑन अप्रूवल बेसिस। उस टाइम पे जब हम गुड्स भेज रहे होते हैं, तो हम उस पर एंट्री करते हैं सेल की, जो कि होगी सेल्स टू कस्टमर। अभी जो सेल्स की एंट्री हमने रिकॉर्ड की है, वो एंट्री किस पे रिकॉर्ड हुई है, सेल्स प्राइस पे हुई है। इट मीन्स कि इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है ये आपका, प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहते हैं कि अब अगर मेरा बुक्स क्लोज होने का पीरियड आ गया है और कस्टमर ने अभी तक उसे अप्रूव नहीं किया है, ठीक है, इसमें हाई चांसेस है कि, चांसेस तो है ही ऑफ कोर्स, कि कस्टमर वो सामान मुझे वापस कर दे, रिटर्न कर दे, राइट। नाउ अब अगर मैं बात करूँ बुक्स क्लोज करने के टाइम की, तो मैं स्टॉक के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, क्लोजिंग स्टॉक के पर्सपेक्टिव से। अब आप एक चीज़ बताओ, जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकाले होगे अपने बिजनेस का, क्या उस स्टॉक में इस अप्रूवल का सामान को ऐड किए होगे? नहीं। क्यों? क्योंकि करना चाहिए आपको ऑफ कोर्स, बट अभी तक आपने नहीं किया हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करते हो, तो वो आप अपने बिजनेस में जो स्टॉक एज ऑन डेट है, फिजिकली जो प्रेजेंट है, आप उससे लेके कैलकुलेट करते हो, उसमें ऑफ कोर्स स्टॉक प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो कस्टमर के पास स्टॉक है उससे अपने क्लोजिंग स्टॉक में लेके आएंगे। ठीक, अब क्लोजिंग स्टॉक आप बताओ किस पे आना चाहिए, दैट शुड कम एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, राइट। अब क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट आपको चाहिए होगा और उस कॉस्ट पे आप अपना स्टॉक रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया कि सेल्स आपने जब भेजा था सामान तब 12,000 का था और उसका कॉस्ट 10,000 रुपये। तो अब 10,000 रुपये में एक एंट्री करेंगे। एंट्री क्या होगी, स्टॉक ऑन अप्रूवल। ये एक अलग नाम से स्टॉक क्रिएट करते, क्यों? ताकि आप बाइफिकेट कर सके कि अच्छा ये स्टॉक्स जो है अप्रूवल के लिए कस्टमर्स के पास ही पड़े हुए। क्यों? क्योंकि अगर वो कल को कोई बंदा, कल को मालिक अगर आपका आके चेक करता है, फॉर एग्जाम्पल आप मालिक नहीं हो, ठीक है, और कल को अगर बिजनेस ओनर आके चेक करते हैं कि बिजनेस में तो स्टॉक कम है, तो आपको बोलेंगे ना कि आप क्या ध्यान दे रहे हो, बिजनेस में स्टॉक तो कम है जितना आप दिखा रहे हो उससे। तो इसीलिए वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन हो, प्रॉपर शो करे। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, स्टॉक एंड अप्रूवल बोल के एक नया लेजर बनाएंगे और दिखाएंगे कि वो स्टॉक हमारे कस्टमर्स के पास पड़े हुए। ठीक है, अब क्रेडिट में मैं क्या करूँगी, क्रेडिट में मैं करूँगी ट्रेडिंग अकाउंट को। क्यों? ये सेम मेरी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री है जो हमने देखा था। क्या होता था, स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग। वही सिमिलरली हमने यहाँ पे भी एंट्री की, स्टॉक के बदले सिर्फ हमने क्या लिख दिया, स्टॉक ऑन अप्रूवल टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट अब थर्ड एडजस्टमेंट्स क्या कहता है, गुड्स यूज्ड अदर देन फॉर सेल। अब क्या इसका मतलब है कि आपका सामान है आपके पास, आपने सामान खरीदा, ऑफकोर्स आप सामान खरीद रहे हो, आप बेचने के लिए सामान खरीद रहे हो, लेकिन किसी का कभी कभी क्या होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट के लिए वो सामान दे देते हो कि कस्टमर को बोलते हो आप ट्राई करके देखो ना फ्री में, या फिर आप फ्री सैम्पल्स जैसे दे देते हो, या फिर आप डोनेशन पे सामान दे रहे हो। ऐसा बहुत बिजनेस में होता है। ठीक है, तो
या एक और क्या होता है कि आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर ले रहे हो, ड्राइंग्स कर ले रहे हो। तो जब भी ऐसा कुछ होगा, आप सबसे पहले अपना परचेजेस कम करोगे बिजनेस का, ठीक है। दूसरा चीज़, अब आप परचेज कम करोगे तो वो तो आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब डेबिट में क्या होगा, जो चीज़ के लिए आपने उस स्टॉक को यूज़ किया है वो हो जाएगा आपका डेबिट। फॉर एग्जाम्पल, आपने उस स्टॉक को डोनेशन के लिए यूज़ किया, तो आपका डोनेशन का खर्चा बढ़ा और परचेज का खर्चा कम हुआ, तो आप एंट्री क्या करोगे, जब डोनेशन का खर्च बढ़ रहा है तो डोनेशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। परचेज सिंस कम हो रहा है तो उसे मैं कर दूंगी क्रेडिट। पहला था सिंपल। सेकंड क्या था, अगर पर्सनल यूज़ के लिए आपने ले लिया तो आपका ड्राइंग्स बढ़ा, तो आप क्या करोगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तीसरा, अगर आपने गुड्स फ्री सैंपल जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो भी आपका खर्चा है, वो भी बढ़ रहा है, तो आप क्या एंट्री करोगे, फ्री सैंपल्स और एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नेक्स्ट क्या कहता है कि अगर आपका दुकान सीमेंट का, ठीक है, और आप वो सीमेंट को यूज कर अपना ही दुकान बनाने के लिए, ठीक है, अगर आप अपने ही बिल्डिंग बना रहे हो, उसी में आप अपने ही दुकान का सीमेंट यूज कर रहे हो, तो अब क्या होगा, उस सीमेंट से क्या बन रहा है, बिल्डिंग। आप एसेट बनाने के लिए उस सीमेंट को यूज कर रहे हो, तो आप उस एसेट के अकाउंट को डेबिट करोगे, और वो सीमेंट जो कि आपका परचेजेस में था उस परचेजेस को कम कर दोगे, तो आपकी एंट्री होगी एसेट अकाउंट, जैसे कि बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दिया मेंटेनेंस के लिए। अगर आप अपने दुकान का सामान को मेंटेनेंस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी आपका खर्चा है ना। तो जब खर्चा बढ़ेगा तब क्या एंट्री करोगे, खर्चा अकाउंट डेबिट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्लियर है, ये एडजस्टमेंट भी आपको समझ आ गया। अब इसके बाद आ जाते हैं अपना लास्ट एडजस्टमेंट पे। वो क्या कहता है, कमीशन बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट्स, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स ना। बहुत बार क्या होते हैं, सपोज आपका बहुत बड़ा दुकान है, फॉर एग्जाम्पल आपका है रिलायंस डिपार्टमेंटल स्टोर, स्मार्ट पॉइंट, ठीक है। अब मैं वहाँ पे जो आदमी, अब ऑफकोर्स अंबानी जी तो आके वहाँ पे सब चीज़ नहीं कर रहे होंगे, राइट, वहाँ पे होंगे सेल्स मैनेजर, ठीक है। तो मैं अंबानी हूँ, राधिका हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या बोला मेरे मैनेजर को कि आप जितना भी सेल करोगे उसमें मैं आपको कमीशन दूंगी, ठीक है। अब सेल पे कमीशन दूंगी या प्रॉफिट पे कमीशन दूंगी या कोई चीज़ पे भी कमीशन दूंगी, ऐसा, तो वो टर्म मुझे डिसाइड करना होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, वो जो कमीशन है, अभी नॉर्मली देखो टर्म क्या है हमारा, कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, तो उससे इतना तो समझ आ रहा है कि जो मैं कमीशन दूंगी वो प्रॉफिट्स पर दूंगी, जितना भी मुझे प्रॉफिट होगा उस पर मैं कमीशन दूंगी, ठीक है। तो अभी जो प्रॉफिट हम कंसिडर करते हैं हमेशा नेट प्रॉफिट कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी ना दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है आफ्टर, एक होता है बिफोर। बोला कि मैडम कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आया जा रहा है, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट आया जा रहा है, कोई बात नहीं बच्चे, एग्जाम भी तो आ रहा है, क्या बकवास था। चलो, अब क्या कहता है कि जो आपका कमीशन होगा वो दो तरीके से आप बोल सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब जनरली क्या होता है कि हम उसका एक परसेंटेज देते हैं, ठीक है। उसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी, उसके पहले हम जर्नल एंट्री समझ लेते हैं, ठीक। जर्नल एंट्री क्या होता है, मेरा कमीशन आपके लिए खर्चा है, उससे आप कर दोगे डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट। अब पहले ना हम क्या करते हैं, हम ड्यू एंट्री पास करते हैं कि अभी हमने पेमेंट किया नहीं है, मुझे पे करना है, तो जब मुझे पे करना है तो वो मेरी क्या हो जाती है, लाइबिलिटी, ठीक है। तो वो लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी। तो मैं एंट्री क्या दिखाती हूँ, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल अकाउंट। ये क्या डिनोट कर रहा है कि मुझे कमीशन का खर्चा हुआ है और वो मुझे पेमेंट करना है, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं फाइनल अपने कैलकुलेशन पे फॉर द कमीशन। अब देखो दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। अभी बिफोर और आफ्टर क्या होता है वो समझो। कहता क्या है ना कि जब वो कमीशन कैलकुलेट करना है वो
बिफोर चार्जिंग कमीशन कैलकुलेट करना है या फिर आपको वो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैलकुलेट करना है? ठीक है, अब देखो, जब अगर आपको बिफोर चार्जिंग कैलकुलेट करना होता है, आपको हमेशा एक परसेंटेज दिया होगा 10%। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ कि दोनों ही में आपको 10% का वो दिया हुआ है कि आपको 10% कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर मैं दोनों का ही बात करूँ कि आपका नेट प्रॉफिट 1,10,000 1,10,000 है। ठीक है, अब बिफोर चार्जिंग का मतलब क्या है कि इस पे आप डायरेक्टली 10% लगा दो, बस बिफोर चार्जिंग में ये होता। आपने क्या किया, जो आपका नेट प्रॉफिट आया है उस पर सीधा 10% कैलकुलेट कर लो। देखो, अब एक और चीज़ इसमें बताती हूँ, रुको, इन्होंने जो टर्म यूज़ की, ये 1,10,000 अभी आपका नेट प्रॉफिट है। ठीक है, इस पर अभी 10% आप कमीशन दे रहे हो, जिसका अमाउंट होता है 11,000। इसका आपने जर्नल एंट्री क्या किया, कमीशन डेबिट टू कमीशन पेबल। ये कमीशन आपके लिए क्या है, ये कमीशन आपके लिए है एक्सपेंस। अब ये एक्सपेंस को आपको क्या करना होगा, क्लोज आप कहाँ पे करोगे, पीएनएल में, क्योंकि आपका ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, अब जब आप पीएनएल में क्लोज करोगे तो आपका नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। क्यों, क्योंकि आपका एक्सपेंस बढ़ा है ना, एक्सपेंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो आपको कम हो जाएगा। अब आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1,10,000 का पहले प्रॉफिट था, इसमें आपने 11,000 का कमीशन दे दिया, तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचता है, 99,000। तो आपको समझ आया कॉन्सेप्ट बिफोर का? मतलब क्या कह रहा है कि जो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है, मतलब कि ये आपका जो प्रॉफिट आया ना, ये होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। राइटिंग मैडम, राइटिंग इम्प्रूव करना है मुझे। ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ये 99,000। और ये जो 1,10,000 रुपये था आपका, ये था आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो आपको एक जो सब मैं टर्म तब से एम्फसाइज कर रही हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन था मेरा कितना, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन था कितना, दोनों में फर्क है। अब फिर से रिकॉल कराती हूँ, हमें कमीशन कैलकुलेट करने के लिए टर्म्स दिए होंगे क्वेश्चन में कि आप 10% कमीशन चार्ज करो ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या फिर ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझो, अगर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन बोलता है तो आप इस 1,10,000 पे ही कैलकुलेट कर लो, लेकिन अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलता है तो आपको फिर इस 99,000 पे 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब दिक्कत कहाँ आता है वो समझो। बिफोर चार्जिंग तो आपको समझ आ गया नॉर्मली कि जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा उस पर कमीशन चार्ज करो, जितना अमाउंट आएगा उतना का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करो। उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कुछ कम हो जाएगा। कितना कम होगा, विद द अमाउंट ऑफ कमीशन। जितना से आपका कमीशन का खर्चा बढ़ा है उतना ही अमाउंट से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब जो कम हुआ हुआ प्रॉफिट है, मतलब कि जो आफ्टर चार्जिंग द कमीशन जो मेरा प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को मैं कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? ठीक है, ये था बिफोर चार्जिंग कमीशन का कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है सीधे उस पर परसेंटेज अप्लाई कर दो सिंपली। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का, तो अब आप देखो, अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलती हूँ मतलब कि जो 99,000 है इस पर मुझे 10% कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ये जो 99,000 है ये मेरा कैसे निकला बताओ तो। ये 11,000 का मैंने कमीशन कैलकुलेट किया था, कुछ तो अमाउंट उसके बाद ना निकला। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कैलकुलेट करने में, राइट? तो इसको कैलकुलेट करने के लिए होता है फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या डालते हैं हम, सपोज अब इस 1,10,000 रुपये है, ठीक है, इस पे आपको क्या बोलता है 10% कमीशन चार्ज करना है, बट इट शुड बी आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मतलब आपको स्टेटमेंट क्या लिखा होगा, 10% ऑन
नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब कि ये आपका कमीशन नहीं, ये आपका नेट प्रॉफिट, इसमें से आप कमीशन माइनस करोगे, ये जो अमाउंट निकलेगा इस पे आप 10% चार्ज करोगे, दैट वुड बी इक्वल टू कमीशन। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करते हैं, हमने इसे लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला छोड़ो, पहले आप लॉजिक समझो। अब क्या होगा, नेट प्रॉफिट आपका 1,10,000, कमीशन आपको मालूम नहीं है, इसको ले लो x, 10/100, इसको ऐसे रहने देते एक बार, कमीशन आपको मालूम नहीं है, ये कमीशन ऑफ कोर्स सेम ही होगा। ठीक है, तो उसका मैंने ले लिया x। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 0 काटा, ये 10 मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगी तो क्या हो जाएगा 10x, तो मेरा अमाउंट कितना आएगा 1,10,000 माइनस एक्स इक्वल्स 10x। ये प्लस एक्स है, इधर जाएगा माइनस एक्स है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो मेरा वैल्यू बचेगा 1,10,000 इक्वल्स 11x। x इक्वल्स कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ पे बचेगा 10,000 रुपये। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ गई कि कमीशन का अमाउंट 10,000 रुपये। ठीक है, ये मैंने मैथ्स के लॉजिक से सॉल्व किया। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूला पे डालते हैं। अब देखो, पहले हम चेक कर लेते हैं, हम चेक कैसे करेंगे, आपको क्या बोलता है, कमीशन आपको कितना होना चाहिए 10%, किस पे, ऑन नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, जो कि आपका कमीशन चार्ज करने के बाद का नेट प्रॉफिट होगा ना, उस पे। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ कि आपका नेट प्रॉफिट कितना था, आपका नेट प्रॉफिट था 1,10,000, इस पे आप 10,000 रुपये का कमीशन चार्ज किए, कितना अमाउंट आया 1,00,000 रुपये। इस 1,00,000 पे आपको 10% कैलकुलेट करना था, विच शुड बी इक्वल टू दिस कमीशन। आप कैलकुलेट करके देखो 1,00,000 पे 10% कितना होता है, ऑफकोर्स 10,000 होते हैं, तो ये 10,000 और ये 10,000 मेरा मैच किया। आपको समझ आया थोड़ा बहुत, अगर ये नहीं समझ आया तो आप बस इतना समझो कि अगर बिफोर चार्जिंग बोलता है, अगर बिफोर चार्जिंग पूरा नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम सीधे परसेंट अप्लाई कर देंगे ऑन गिवन प्रॉफिट। गिवन प्रॉफिट मतलब कि जो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन होगा उस प्रॉफिट पे। लेकिन अगर ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर के बदले आफ्टर लिख देता है, ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोलता है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे परसेंटेज ऊपर में, नीचे लिखेंगे 100 प्लस परसेंट इंटू कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग राइटिंग पर भूल गई ना मैं, कमीशन। ठीक है, अब इससे हम वापस अपना आंसर निकाल के देखते हैं। हमारा परसेंटेज कितना था, 10% था, डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंट, मतलब 100 प्लस 10 इंटू नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन कितना था 1,10,000। अब आप इसको सॉल्व करके देखो कितना हो जाएगा, 10/110 इंटू 1,10,000 कितना आता है, 0 कटा, 11 1 जा 11 1 1 2 3 4 1 2 3 4, कितना आया 10,000 रुपये आया। यही तो मेरा कमीशन का अमाउंट है जो मैंने ऊपर भी निकाला था। आपको समझ आया? अगर आपको मैथ्स का लॉजिक समझ आता है आप पैसे कैलकुलेट कर लो। अगर आपको हाँ, अगर आपको मैथ्स का लॉजिक समझ आता है आप पैसे कैलकुलेट कर लो, जो कि मैंने ये लीनियर इक्वेशन से समझाया था। अगर नहीं तो आप ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका से मैंने बता दिया। तो यहाँ तक था मेरा सारा एडजस्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इलस्ट्रेशन 5 के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बाय बाय।